हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो बच्चों आप उस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमको पता चल सके कि आपको उस प्रश्न का आंसर पता है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने निम्न में से कौन सी रचना की है? बातचीत, या फिर जूठन, या फिर रोज, या फिर प्रगति और समाज। इसमें से कौन से यानी कि कहानी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो बातचीत है। यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? यानी कि लेखक ने क्या कहा है बातचीत में कि बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर क्या निकल जाती है? ईर्ष्या, या फिर द्वेष, या फिर मवाद या धुआं, या फिर कलेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद या धुआं। यानी कि बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? तो मवाद या धुआं निकल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? सुशीला देवी, या फिर रजनी देवी, या फिर पार्वती देवी, या फिर सविता देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? तो पार्वती देवी नाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? यानी कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था, या फिर अनुपयोगी था, या फिर प्रगतिशील था, या फिर प्रतिगामी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वर था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। मवाद या धुआं रहता है, निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। यह लेखक ने बताया था बच्चों। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम या किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, या फिर मोहन राकेश ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट ने। यानी कि किससे रचित प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, उनका क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, या फिर बेनी प्रसाद भट्ट, या फिर टेनी प्रसाद भट्ट, या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। यानी कि बालकृष्ण के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि दिनकर जी थे कहानी के लेखक, उनके जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, या फिर पटना, या फिर भोजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। यानी कि दिनकर जी का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ था? तो ये बेगूसराय में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर थे, उनके पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, या फिर राणा सिंह, या फिर फूल सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, या फिर हुंकार, या फिर रसवंती, या फिर प्रणभंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो दिनकर जी थे उनकी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में, या फिर छात्र पत्रिका में, या फिर छात्र मित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर पत्रिका में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यह बच्चों आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, या फिर 1925 में, फिर 1930 में, या फिर 1935 में। अगर बच्चों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। हम तो इसका आंसर बताएंगे ही, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि बुद्ध भगवान और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, या फिर भिक्षुणी होने का, फिर पति का त्याग का, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिक्षुणी होने का। यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? यानी कि यह किसने कहा था कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन वही जब नारी पुरुष का गुण सीखती है, यानी कि नर का गुण सीखती है, तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन था? दिनकर जी का, या फिर रविन्द्रनाथ का, या फिर प्रेमचंद का, या फिर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद का। यह किसका कथन था? तो प्रेमचंद का था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? वह क्या है? निबंध है, कहानी है, या फिर एकांकी है, या फिर व्यंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या एकांकी है। यानी कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, या फिर महेश्वर, फिर मालती के रिश्ते का भाई, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। यानी कि महेश्वर कौन था? तो मालती के पति थे। वही मन के महेश्वर थे ना, एक डॉक्टर थे। तो डॉक्टर यानी कि रोज कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर जुड़ा था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? देखिए, अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर 15 वर्ष, या फिर 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष की उम्र में। यानी कि अगेय जी ने 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मालती का पति क्या है? अभी हम आपको बताए थे कि मालती का पति एक डॉक्टर था।
यानी कि ऑप्शन वाई ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति क्या है? तो एक डॉक्टर है, यानी कि ऑप्शन वाई ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है तार सपतक का संपादक कौन है? 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों तार सपतक का संपादक कौन है? विधा निवास मिश्र, या फिर धर्मवीर भारती, फिर कन्हैया लाल नंद, या फिर सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्य अगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तार सपतक का संपादक कौन है? तो अगे जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है अगे किस वाद से संबंधित है? यानी कि अगे किस वाद से संबंधित है? छायावाद से, प्रयोगवाद से, या फिर रहस्यवाद से, या फिर स्वच्छदंतावाद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से जुड़े हैं। यानी कि अगे जी किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें अगे का नाटक कौन है? यानी कि इनमें आगे का नाटक कौन सा है? करबला, बकरी, या फिर उत्तर प्रियदर्शी, या फिर सिपाही की माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रियदर्शी। यानी कि आगे का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? यानी कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? पशु, देश, वनस्पति, या फिर बीमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी से संबंधित है। यानी कि रोज कहानी में बताया गया है गैंग्रीन एक बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? यानी कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? यानी कि रोज कहानी में जो मालती थे और उसके पति महेश्वर, उनके पुत्र का क्या नाम था? टुट्टू, या फिर टीटी, या फिर टट्टू, या फिर डट्टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी नाम था। यानी कि मालती महेश्वर के संतान यानी कि पुत्र का क्या नाम था? तो टीटी नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप यह किसकी रचना है? अगर बच्चों आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि यह किसकी रचना है। उदय प्रकाश की, या फिर अगेज जी की, फिर मलयज की, या फिर मणि मधुकर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेज जी की है। यानी कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अगेज जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यानी कि अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, या फिर बाबरा अहेरी, या फिर आंगन के पार द्वार, या फिर शेखर एक जीवनी। इसमें से कौन सा इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना है जिससे अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है अगे का जन्म हुआ था, यानी कि कब हुआ था? अगे जी का जन्म कब हुआ था? ये बच्चों आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है ये भी, तो आप इसको याद करके रखिएगा बच्चों। आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सुन लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 7 मार्च 1911 को, फिर 18 मार्च 1912 को, फिर 23 अप्रैल 1911 को, या फिर 25 मई 1913 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को। यानी कि अगे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा ये किसकी कविता है? पंत की, या फिर दिनकर की, या फिर महादेवी वर्मा की, फिर निराला की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला की है। यानी कि राम की शक्ति पूजा ये किसकी कविता है? तो निराला की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रगति और समाज के लेखक हैं, प्रगति और समाज के लेखक कौन है?
बालकृष्ण भट्ट, फिर जयप्रकाश नारायण या फिर नामवर सिंह, फिर उदय प्रकाश। अगर आपके इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहला बताए हुए है बालकृष्ण भट्ट या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर नामवर सिंह, फिर उदय प्रकाश। तो हम इसका आंसर बता देते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह है। यानी कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? आलोचना है या फिर निबंध है, फिर एकांकी है या फिर आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध है। यानी प्रगति और समाज क्या है, एक निबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। किस कृति पर प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। यानी कि नामवर सिंह जो कवि थे वो प्रधान संपादक थे हंस के या फिर सरस्वती के या फिर वारगर्थ के या फिर आलोचना के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना के। यानी कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके? आलोचना के। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कमायनी के कवि हैं। यानी कि कमायनी के कवि कौन है? पंत है, प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है या फिर निराला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद है। यानी कि कमायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लिरिक का पर्याय है। यानी कि लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगति, प्रगीत या फिर कथा, फिर जीवनी या फिर कल्पना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगीत है। यानी लिरिक का पर्याय क्या है, इनका अर्थ क्या है? प्रगीत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कौन सी कृति अगेय की है? यानी कि इनमें से कौन सा कृति है जो कि अगेय जी की लिखी हुई? रसवंती या फिर नदी के द्वीप, फिर मंगलसूत्र या फिर कंकाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप। यानी कि नदी के द्वीप थी अगेय जी की कृति है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रोज इनमें से क्या है? यानी कि रोज क्या है? निबंध है, कहानी है या फिर उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। रोज क्या है? एक कहानी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 36 का। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। अभी अभी हम आपको बच्चों बताए थे कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर या फिर अगेय, फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्ण प्रेमी? इसका सही आंसर बताइए बच्चों। कुछ देर पहले ही एक और क्वेश्चन था, उसमें हम आपको बताए थे कि उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेय जी का। यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अगेय जी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? यानी कि निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास है। यानी कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो उपन्यास। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है, अगेय की माँ का नाम था। यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य के अगेय की माँ का नाम था। यानी कि क्या नाम था? अगेय जी का माँ का क्या नाम था? शीला देवी, वयंती देवी या फिर राधा देवी या फिर शकुंतला देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वयंती देवी। यानी कि अगेय की माँ का नाम था, क्या नाम था? वयंती देवी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रश्न को याद रखिएगा बच्चों कि अगेय जी की माँ का क्या नाम था? वयंती देवी। ये आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा बच्चों, कंफर्म है। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी कि रोज जो शीर्षक कहानी है
उसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश या फिर अगेय जी या फिर उदय प्रकाश जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेय जी हैं। यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अगेय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न बोल रहा है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी कि ओ सदानीरा जो लिखा गया है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को या फिर यमुना को या फिर महानदी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक को। यानी कि किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न बोल रहा है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थार या फिर स्थल या फिर स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार्स से। यानी कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न बोल रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? यानी कि किसने किया, यानी कि इसका बीजारोपण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने, फिर जगदीश चंद्र माथुर ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर ने बीजारोपण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न बोल रहा है, ओ मेरे सपने क्या है? यानी कि ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है या फिर खंड काव्य है या फिर नाटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटक है। यानी कि ओ मेरे सपने क्या है? तो एक नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न बोल रहा है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले या फिर 2500 वर्ष पहले या फिर 3000 वर्ष पहले या फिर 500 वर्ष पहले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 वर्ष पहले है ना गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 46वां प्रश्न बोल रहा है, 45 का 46वां प्रश्न बोल रहा है, राजा हरीश सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? यानी कि राजा हरीश सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, फिर नदीर शाह का, फिर अहमद शाह का, फिर बाबर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक का। यानी कि राजा हरीश सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47वां प्रश्न पढ़ रहा है, ओ सदानीरा के लेखक हैं? ओ सदानीरा के लेखक हैं कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। यानी कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 48वां प्रश्न बोल रहा है, कोणार्क के नाटककार कौन है? यानी कि कोणार्क के नाटककार कौन है? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश चंद्र माथुर या फिर हरे कृष्ण प्रेमी या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर है। यानी कि कोणार्क के नाटक कौन है, नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न बोल रहा है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? यानी कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर जगदीश चंद्र माथुर या फिर देवेंद्र सत्यार्थी, फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। यानी कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 50वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह या फिर कीरत सिंह या फिर वजीरा सिंह या फिर अतर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। यानी कि लहना सिंह का सिर
अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह लेकर बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों हम बता दें कि मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो व्हाट्सएप पर जरूर जाएगा, तो आप पिछला वाला भी कोई वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए, आप वो वीडियो जरूर देख पाएँ।